Hello everyone, welcome again in my class Business Statics, and last time we defined what is the skewness and how do they measure the skewness. Now in this time we define the moments and kurtosis, but before of the starting of moments or kurtosis we again revise the what is the skewness. So if you talk about the skewness is so skewness is a mean median fall if different points is called be skewed. In terms अगर बात करें curve is asymmetrical, that means that is a skewness is there. अगर कोई भी मीडियन मीन में कोई भी डिफरेंशिएट किया रहा है ना मीडियन मीन मोड में, तो दैट इज कॉल्ड भी स्क्यूनेशन. तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमें ये बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन बेसिकली ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड इज जो भी हम किस तरह से पहले कैलकुलेट करते हैं मीन मीडियन मोड को, उसके बिहाफ पे हम चीज़ें निकालते हैं. किस तरह से असिमेट्रिकल हुआ, किस वजह से असिमेट्रिकल हुआ है कर्व, ये सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं. तो सिमेट्रिकल कर्व का ऑलरेडी डिफाइन था कि जब मीन मीडियन मोड एक ही सिचुएशन पे होता है दैट इज अ सिमेट्रिकल कर्व, और यू शेप्ड सर्कल होता है. और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका चीज़ें स्क्यूड होती हैं, मतलब चीज़ें डिफाइन नहीं होता है, एक सेंट्रल पॉइंट पे मीन मीडियन मोड नहीं आते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एल साइब जे साइब स्क्यूड होता है. तो पॉजिटिव स्क्यूड जब मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मोड मिनिमम होता है, मीडियम बीच में होता है. And when mean value is a less than and mode value is a maximum and median is a mid between, then is a negative skewed. तो positively skewed negatively skewed already is the same. L shaped आपका जब mean आपका less than होता है and median is a maximum, that is a L shape, and J shape when is a median, mean is a maximum and median is the less, so that is L shape. Okay, so test of skewness, lot of things about the how to measure the calculate of skewness. First, we use a Carl Pearson coefficient of measure where we identify the mean, mode, and a standard deviation through a particular numerical. In different section, I was defined there uh, in term of individual series, in term of discrete series, and in term of continuous series. So three factors are there. Two factors the most important is there about the mode. When mode is a normal, then we use a simple formula mean minus mode upon standard deviation. When mode is an intermediate bimodal issue is there, then we use 3 mean minus median upon standard deviation. सो इसके अलावा जो बाउले और कैलीज के मेथड होते हैं, बाउले एंड कैलीज में भी चीज़ें जो होती हैं वो क्वार्टाइल और डेसाइल के बेस पे होती हैं. बाउले में जो फॉर्मूला होता है वो Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1 होता है, जिसको हम Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन 2Q2 लिख सकते हैं अपॉन Q3 माइनस Q1 लिख सकते हैं. तो इसके बेस पे मैंने क्वार्टाइल और डेसाइल पे ऑलरेडी एक क्लास दी थी जिसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए थे अबाउट द क्वार्टाइल और डेसाइल की, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट टर्म में. और वही चीज़ें यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करनी है. कैली का जो मेथड होता है इज अ बेसिकली ऑफ आइडेंटिफाई द स्क्यूनेस थ्रू अ परसेंटाइल और डेसाइल. परसेंटाइल के बेस पे अगर क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है सेम एज द बाउले फॉर्मूले, बाउले का फॉर्मूला होता है जैसे इसमें P90 माइनस 2P50 प्लस P10 होता है, उसी तरह से आपका डेसाइल में T9 2D5 प्लस D1 अपॉन D9 माइनस D1 होगा. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉर्मल आइडेंटिफाई कर दें हाउ टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट. तो लास्ट टाइम में हमने कैलकुलेशन भी दिखाई थी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं. तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है हमेशा क्वेश्चन में कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक साथ निकाले, एक ही टेबल बनानी पड़े. ज़्यादा टेबल मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट, और अगर ज़्यादा टेबल हम मल्टीपल टाइम ऑफ वर्क कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन उतना ही लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. तो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि भाई कि प्रोसेस जो है वो कम का हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम साथ में निकालते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को साथ में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है डी की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू एज्यूम मीन करके हम जब डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे इंटू करते हैं एफ डी को, फिर एफ डी स्क्वायर को इंटू करते हैं, एंड दैट थ्रू आई गेट एन मीन और आल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी डिफाइन किया था, और फिर हमने दैट फॉर्मूला लगा के मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. मोड में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि मोड में जो मोड की वैल्यू है वो आप किस मोड से निकालो, किस फॉर्मूले से निकालो, इंस्पेक्शन के बेस से निकाल लो या ग्रुपिंग मेथड से निकालो. दैट इज अ बेस ऑन द कॉन्सेप्ट कि जब आपके फ्रिक्वेंसी गैप आपका सेटिस्फैक्ट्री दे रखा हो, या
जेन्यून अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो देन वी आइडेंटिफाई कि हाँ स्पेक्ट्रम एस्टिमेट लिख जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 85 है 7.5 पे है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 85 और दूसरी जो लिटिल जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, तो द लॉट ऑफ गैप बिटवीन 16 और 85। तो इसलिए हम जो भी फ्रीक्वेंसी कर्व निकालते हैं वो हमारा 60 टू 85 के बीच में है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है हमारा वो हम स्पेशल मेथड की तरह थ्रू दैट निकाल लेते हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मोड इज नॉट बी आइडेंटिफाई, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप मोड की जो फ्रीक्वेंसी वो 25 और 24 है, वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड लेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इट इज़ नॉट बी अ नॉर्मल टर्म में नहीं है, करेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में भी ग्रुपिंग मेथड किया था, फिर एनालाइज टेबल बनाई थी, देन आइडेंटिफाई द फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला लगाया था और मोड निकाला था। स्टैंडर्ड डेविएशन और सब चीज़ें मीन वैसे ही निकाल लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता, बट मोड की जो लेंथ थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग प्रोसेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता है, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी भी मिस्टेक हुई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम जो है उसको क्वेश्चन को ईजिली वे में करें और चीज़ों को हम सही तरीके से डिफाइन कर सकें। जैसे लास्ट में एक क्वेश्चन था आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हमारा 70 टू 80 वाला जो पोर्शन था, जिसमें हमने एज अ कंटिन्यूअस वे में कर रखा था। तो कंटिन्यूअस वे में करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सीरीज आपकी दे रखी है वो 70 टू 80 और 82 इस टर्म में दे रखी है। तो पहला हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड वैल्यू निकालने के बाद ही हम कैलकुलेट करते हैं कि मीन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा। तो जो मीन मीडियन मोड निकालने का यहाँ पे तरीका होता है वो आपका सीधे सीधे पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। मीन निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू से हमने आपका मिड वैल्यू को -105 हमने अप्रॉक्स वैल्यू निकाली थी, हाई करा, फिर एफ डी की वैल्यू निकाली, एफ डी स्क्वायर निकाला, जिससे हमें साइन डेविएशन और हमारा चीज़ें नहीं। यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं कि 50 है, और जो दूसरी लेस फ्रीक्वेंसी है 45 है। तो जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू ही मोड का सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, एल प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच लगाते हैं और मोड की वैल्यू निकल जाती है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम सेम तरीके से निकालते हैं जैसे लास्ट टाइम में भी निकाल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें थी आपकी स्क्यूनेस में जो हमने रिवाइज करी थी लास्ट टाइम में। नाउ इज अ पार्ट ऑफ द मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होते हैं? या सेम टर्म ऑफ यूजिंग व्हेन द स्क्यूनेस। तो हम जब मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट क्या होता है? इट इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। रोटेशन होता है, एक टर्म होता है मूवमेंट की, कितना रोटेट हो रहा है। एक अगर हम किसी चीज पे पावर लगाते हैं, इज बेसिकली अ साइंटिफिक टर्म होता है कि किस तरह का मोमेंटम आया है, किस तरह के डिफरेंसेस आए हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन स्टैटिक्स में इट इज इंडिकेट द peculiarities of a frequency distribution. The utility of movement lies in the sense that they indicate different aspects of given distribution. Thus, by using momentums, we can measure the center tendency of a series and dispersion of variability, skewness, and peakness of the curve. The movement about the actual arithmetic mean are denoted by mu. The first four movements about the mean center movements are as follows. तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि क्या डिफरेंसेस, क्या पैक्युलरिटीज आई हैं इन डेटाज में, और इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम मूवमेंट्स निकालते हैं। तो यूजिंग ऑफ द मूवमेंट्स वी कैन मेजर द सेंटर टेंडेंसी। हम सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं, या जो भी डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी है उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू अ मूवमेंट्स। और जो बेसिकली अर्थमेटिक मीन होता है वो हम उसको म्यू से डिफाइन करते हैं, और फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन और सेंटर मूवमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है आपका, वो आपका इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, चीज़ों को फॉर्मूले को बेस करते हैं, जैसे म्यू वन इजकल टू 1/n सिग्मा x1 माइनस एक्स बार, म्यू टू इजकल टू 1/x सिग्मा x1 माइनस एक्स बार, और 1/n सिग्मा x1 माइनस एक्स बार का क्यूब एन x1 माइनस एक्स बार का होल पावर 4। तो इस तरह से हम मूवमेंट्स के फोर फॉर्मूले निकाल लेते हैं, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट और थर्ड फोर्थ मूवमेंट्स निकालते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू फॉर आइडेंटिफाई द सेंटर टेंडेंसी। तो इस चीज़ को कर लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट में ओके, तो फोर मूवमेंट्स ये आपके होते हैं जिनको हम कैलकुलेट कर देते हैं थ्रू द मीन। अब ये मीन हमें किस तरह से निकालने होते हैं, हमें सिंगल
इंडिविजुअल डेटा पे निकालने, डिस्क्रीट डेटा पे निकालने या कॉन्टिन्यूस डेटा पे निकालने, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मीन मेथड पढ़े थे, जिसमें डिफरेंट मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े थे। शॉर्टकट मेथड, स्टैटिस्टिकेशन मेथड या नॉर्मल मेथड जो थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे थे। तो इस चीज़ का फॉर्मूले को आगे यूज करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मीन्स वैल्यूज। और इसके अलावा अगर ग्रुप डेटा है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका, तो फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 1/n जो होता है आपका सिग्मा एफ इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार हो जाता है। मतलब एफ की जो वैल्यू होती है, हम एन में भी जो एन होता है यहाँ पे वो सिग्मा एफ के टर्म में होता है। तो सिग्मा एफ के टर्म में इस चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं और फोर मोमेंट उसी के आधार पे निकालते हैं। तो जो चार आपके मूवमेंट्स होते हैं जो कैलकुलेट होते हैं आपके, वो जैसे टू इम्पोर्टेंट कांस्टेंट जो कैलकुलेट होते हैं फ्रॉम U2 U3 एंड U4 से, उसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज द बीटा वन एंड सेकंड इज द बीटा टू। जो बीटा वन इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन करता है बीटा वन हमेशा। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा वन शेल बी जीरो। अगर सिमेट्रिकल डेटा है तो बीटा वन की वैल्यू जीरो होगी। अगर बीटा वन जो होगा वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस एज अ सीरियस लिमिटेशन है, और मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। इसमें बीटा वन की वैल्यू हमेशा ये बताती है कि स्क्यूनेस है, बट इज नॉट बी डिफाइंड द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्क्यूनेस, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये सब इस बीच में नहीं बता पाता है। बस ये डिफाइन करता है कि स्क्यूनेस है कि नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल डेटा है कि नहीं है। This is for the simple reason that mu3 being a sum of the cubes of the deviation from the mean may be positive or negative, but mu क्यूब का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि म्यू क्यू की वैल्यू जिस चीज को डिफाइन करती है, क्यूब की वैल्यू डिफाइन कर सकती है कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है। बट म्यू क्यूब का स्क्वायर जो होता है, जो म्यू U3 का स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ऑल्सो U2 है बीइंग एट द वेरिएंस ऑफ द ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन हमें नहीं पता पड़ जाएगा कि किस तरह से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो B1 की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, मतलब स्क्यूनेस जो होगी अगर जीरो होगी तो सिमेट्रिकल है, जीरो नहीं हुई तो वो जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो दैट नॉट बी प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन जब नहीं मिल पाएगा तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि स्क्यूनेस स्क्यूनेस किस तरह का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो स्क्यूनेस निकालने का जो तरीका होता है, बेस्ट एग्जांपल होता है वो हमारा कार्ल पियर्सन या हम बाउले या स्कैली मेथड से यूज कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द skewness. ठीक है, so this drawback is removed if we calculate कार्ल पियर्सन इज अ गामा वन। अगर हम कार्ल पियर्सन का गामा वन को अगर इस तरह की जो बीटा की वन की वैल्यू है अगर उसको रिड्यूस करें तो गामा वन का होता है। तो गामा वन रिप्रेजेंट करते हैं, गामा वन इज डिफाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ B1। तो जो B1 की वैल्यू होती है उसको हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका जो म्यू3 अपॉन म्यू2 की पावर 3/2 आता है। So in this scenario, the sign of sequence skewness will depend upon the value of mu3। अब जहाँ पे जो साइन आता है वो डिपेंड करता है mu3 की वैल्यू क्या है। If mu3 is positive, we will have the skewness positive। अगर mu3 की निगेटिव होती है तो निगेटिव skewness मिलता है। तो जो दो चीजें हम निकालते हैं mu2 mu3 या mu4 के बेस पे, वो आपका होता है स्क्यूनेस और सेकंड इज कुटोसिस। तो B2 आपका जो होता है वो दैट इज अ मेजर ऑफ द कुटोसिस। एंड जो मोस्टली हमारा कुटोसिस निकाला जाता है वो हमेशा B2 के बेस पे ही निकाला जाता है। और B2 का फॉर्मूला होता है म्यू4 अपॉन म्यू2 का होल स्क्वायर। तो इस बेस पे हम निकालते हैं। अगर कुटोसिस की बात करें तो कुटोसिस अनदर टर्म फॉर आइडेंटिफाइंग द योर कर्व इज सिमेट्रिकल, योर डेटा इज सिमेट्रिकल और नॉट। मतलब जो कर्व, जिस तरह का कर्व हम डिफाइन करते हैं, अगर एक नॉर्मल कर्व, एक नॉर्मल डेटा दे रखा है इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो आपका जो नॉर्मल कर्व आता है उसमें आपका मीन मीडियन मोड इज अ सेंटर पॉइंट होता है और एक बेल शेप आपका आता है। बट इधर कोटोसिस के टर्म में अगर बात करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि बुलिंगनेस कितना है, मतलब बुलिंगनेस इन द टर्म्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व जो है वो अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा है। मतलब अप एंड डाउन होने का मतलब है जो नॉर्मल कर्व है, एक कर्व जो है वो बैलेंसिंग बैल के शेप में होता है, बट कभी कभी क्या होता है वो कर्व बिल्कुल सर चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो दैट इज अ टर्म ऑफ द बुलिंगनेस, बुल्गिनेस, बुल्गिनेस शो करता है। तो वाइल स्क्यूनेस सिग्निफाइज द एसेंट ऑफ असिमेट्री। जब हम स्क्यूनेस आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि असिमेट्रिकल हो। ठीक है, कुर्टोसिस मेजर द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि कुर्टोसिस जो हमेशा डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना पीक्ड है, मतलब कितना अप एंड डाउन चल रहा है, पीकनेस क्या है उसकी। तो कार्ल पियर्सन क्लासिफाइड कर्व इनटू थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ देयर पीक्स। तो कार्ल पियर्सन के अगर टर्म से देखेंगे तो तीन शेप में आपको डिफाइन है पीक्स में, जैसे मेसोक्रेटिक, लैप्टोक्रेटिक, प्लेटिक्रेटिक। दीज टाइप ऑफ कर्व्स आर शोन इन अ फिगर बिलो। तो ये आपका दिख रहा है। जब कर्व आपका, अगर नॉर्मल एक कर्व की बात करें तो दैट इज अ मेसोक्रेटिक, जहाँ पे आपको एक बेल शेप मिल जाता है।
बेल शेप देखने को मिलता है। एक नॉर्मल शेप होता है, मीन इज ऑल्सो इज अ कॉमन इन द टर्म। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बेल शेप मिल रहा है, दैट इज अ मेसोक्यूरेटिक। और अगर उसी बेल शेप से अगर कोई भी कर्व अपर मोड पे चला जाता है, मतलब ऊपर बनता है, तो दैट इज लैप्टोक्यूरेटिक। और अगर मेसोक्यूरेटिक से नीचे का कोई कर्व बन रहा है, मतलब मेसोक्यूरेटिक की वैल्यू से नीचे की कोई कर्व बन रही है, दैट इज अ प्लेटिक्यूरेटिक। तो तीन तरह के टर्म डिफाइन है यहाँ पे, मेसोक्यूरेटिक, लैप्टोक्यूरेटिक और प्लेटिक्यूरेटिक। तो मेजर ऑफ कुर्टोसिस की बात करें तो मेजर ऑफ कुर्टोसिस में जो बीटा 2 की वैल्यू होती है एंड इज डेरिवेटेड गामा 2, तो उसको हम मेजर आउट करते हैं बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। गामा 2 को रिप्रेजेंट करते हैं बी 2 माइनस 3 से। ठीक है, तो बी टू का जो आपका जो मेन होता है वो म्यू 2 और म्यू 4 का ही क्वेश्चन होता है। म्यू 2 और म्यू 4 आपको मोमेंटम निकालने होते हैं, उसके बिहाफ पे ही आप कुर्टोसिस निकाल सकते हैं। अगर गामा 2 निकालना है अबाउट द डायरेक्शन यू नो दैट कि क्या हो रहा है, तो बीटा 2 की वैल्यू -3 से करनी होती है। अब जो मेन केस है फॉर इन द मेजरमेंट ऑफ द कुर्टोसिस, हाउ टू नो दैट द हाउ विच इज अ मेसोक्यूरेटिक विच इज अ प्लेटिक्यूरेटिक और मेसोक्यूरेटिक कौन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देन मेसोक्यूरेटिक वैल्यू हमेशा B2 की वैल्यू 3 आएगी। अगर मेसोक्यूरेटिक नहीं है, लैप्टोक्यूरेटिक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब लेप्टोक्रेटिक का मतलब है कि मैं बिल्कुल पीक्ड में जा रहा है, तो दैट इज नॉर्मल कर्व से पीक्ड के टर्म में जा रहा है, दैट इज अ बीटा 2 वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। अगर ग्रेटर देन लेस देन 3 है तो दैट इज अ प्लेटिक्यूरेटिक कर्व, और इसमें जो नॉर्मल कर्व होता है वो नीचे मतलब एक मेसोक्रेटिक से डाउन हो जाता है। तो लेस देन 3 होता है, दैट इज आइडेंटिफाइज अ प्लेटिक्यूरेटिक। तो जो कुर्टोसिस मेजर करते हैं इज वेरी हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एवरेज आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेप्टिक्रेटिक मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर लेप्टोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। अगर प्लेटिक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्वार्टाइल रेंज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो क्वार्टाइल रेंज अप्रोप्रिएट होता है। तो जब कुर्टोसिस की बात करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट एवरेज को टर्म में लेना पड़ता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन हम लेते हैं, अगर प्लेटिक्रेटिक है, लेप्टोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन हम लेते हैं, अगर प्रेटिक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वार्टाइल रेंज हम लेते हैं फॉर अप्रोप्रिएट डिफाइन टू द पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चल कुर्टोसिस में हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो थियोरेटिकल पॉइंट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनोसिस और कुर्टोसिस। तो अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो स्क्यूनेस हमेशा क्या करता है, रिफर करता है डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। सिमेट्री मतलब व्हेन द डेटा जो कर्व है वो आपका लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हो, जैसे यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप। जब लेफ्ट और राइट टर्म का तब बराबर होंगे जब आपका मीन इज अ कॉमन प्लेस पे आएगा, मतलब मीन मीडियन मोड जो है वो कंसाइड कर रहे होंगे, तब दैट इज अ कॉमन कि आपके लेफ्ट और राइट बेल शेप हो राइट साइड। लेकिन जब वो डू नॉट कंसाइड ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंशिएट है, कर्व डे नॉट इज अ बेल शेप। तो जो इस तरह के टर्म को होता है वो स्क्यूनेस बोलते हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल टर्म ऑफ कर्व इज कॉल्ड बी स्क्यूनेस। कुर्टोसिस हमेशा डिफेंड करता है कि व्हाट इज द फ्लैटनेस एंड पीकनेस ऑफ द कर्व अबाउट द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। या इस चीज को बोलते हैं कि कुर्टोसिस रिफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे जो मोड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का कुर्टोसिस में कर्व बन रहा है, पीक्ड बन रहा है कि पीक्ड बन रहा है या कि फ्लैट बन रहा है, जिस टाइप का कर्व है उस चीज़ पे हम स्टडी करते हैं। अगर टाइप की बात करें तो स्क्यूनेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जब आपका मीन मैक्सिमम होता है, मोड मिनिमम होता है, मीडियन बीच में होता है, दैट इज अ पॉजिटिव। जब मीन आपका मिनिमम होता है, मोड मैक्सिमम होता है एंड मीडियन मिड में होता है, तो दैट इज कॉल्ड भी निगेटिव स्क्यूनेस। और कुर्टोसिस में जैसे हमने बात करी लैप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और प्लेटिक्रेटिक। लैप्टोक्रेटिक जब मेसोक्रेटिक कर्व से ज़्यादा पीक ज़्यादा हाईएस्ट देने लगती है, मोर पीक्ड होता है कर्व, दैट इज अ लैप्टोक्रेटिक। जब नॉर्मल कर्व होता है दैट इज अ मेसोक्रेटिक। जब नॉर्मल कर्व से भी ज़्यादा फ्लैट हो जाता है दैट इज कॉल्ड बी प्लेटिक्रेटिक। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के दिख रहे होंगे। मीन की वैल्यू जो है मैक्सिमम है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड होता है, दैट इज अ टर्म ऑफ द मैक्सिमम, और मोड की वैल्यू कम है और मीडियन बीच में है। और जबकि आपका निगेटिव में क्या होता है, मीन की वैल्यू सबसे कम होती है और मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है मीडियन। तो ये निगेटिव स्टूडेंट है। अब कुर्टोसिस में क्या होता है, तीन टर्म आपके यूज होते हैं।
कुटोसिस में आपके तीन टर्म होते हैं, प्लेटिक्रोटिक और मेसोक्रोटिक और लेप्टोक्रोटिक। तो हम ये देख रहे हैं फिगर में, जब एक नॉर्मल कव है तो नॉर्मल कव में क्या होता है, जो नॉर्मल कव है वो बेल शेप होना चाहिए, मतलब मिड का कव जो होता है मेसोक्रोटिक, उसके ऊपर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है दैट इज अ लेप्टो, और मेसो जो छोटा सा हल्का सा फ्लैटनेस इन द टर्म क्या आता है दैट इज अ प्लेटिक्रोटिक। अगर मेजरमेंट की तरफ बात करें तो हम जानते हैं तीन तरह के मेथड होते हैं, जिसमें मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब हमारा वैल्यू स्क्यूनेस की पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव स्क्यूड को दिखाता है। जब नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो दैट इज अ नेगेटिव, अगर नेगेटिव इंप्रेशन में आता है दैट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड। जबकि कोटोसिस में हम B2 की वैल्यू निकालते हैं, B2 की वैल्यू में हमारा सीधे मोमेंटम फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आती है तो मेसोक्रेटिक, अगर बीटा टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आती है तो लेप्टोक्रेटिक, अगर लेस देन 3 आती है तो प्लेटिक्रेटिक। तो ये बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन स्क्यूनेस एंड कोटोसिस में। स्क्यूनेस और कोटोसिस में ये बेसिकली डिफरेंसेस है। तो हम इन चीज़ों की स्टडी भी करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है आपका कि क्या डिफरेंस होता है क्यूरेटिक, एक स्क्यूनेस नहीं, एक लैप्टोक्यूरेटिक, मेसोक्यूरेटिक और प्लेटिक्यूरेटिक में, वो चीज़ यहाँ पे है। So how to calculate the moments and how calculate the value of the beta 1 and beta 2? Beta 1 reflect of the skewness and beta 2 is the reflect to a kurtosis। तो हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। ये जो डेटा है वो आपका एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का डेटा है। कॉन्टिन्यूस सीरीज डेटा में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको कॉन्टिन्यूस टर्म में दे रखी होती हैं। जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो 10 का गैप देके दे रखा है। नंबर स्ट्रेन ऑफ दे रखे हैं 5, 12, 18, 14। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डिफाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें मीन मोड निकालने की जरूरत नहीं होती है, हमें मोमेंट्स निकालने की जरूरत होती है। तो सेम चीज़ हम जैसे करते थे मीन में, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकाल लिया, 0 to 10 5, 10 to 20 15, 25, तो इस तरह से मिड वैल्यू निकाल ली। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी नंबर स्टैंड एफ दे ही रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू मतलब एक्स माइनस जो आपकी मिड वैल्यू है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स माइनस जो भी आपके अज्यूम कर लेते हैं, 35 को अज्यूम कर लिया तो एक्स माइनस 35। तो डी की वैल्यू निकल के -30 हो गया, -20 हो गया, -10, 0, 10, 20। 5 से -35 किया तो आपका था -30 आ गया, 15 ने -35 किया तो 20 आ गया, तो ये आ गया आपका। और अगर डी बार की वैल्यू निकालें, डी डैश की वैल्यू निकालें तो डी अपॉन 10 कर देंगे, डी डैश की वैल्यू आ जाएगी -3, -2, -1। अब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जैसे फ्रीक्वेंसी 5 है तो एफ डी डैश कर दिया, तो 5 या 15, -15, 12, 24, -24, 18 डी स्क्वायर। अब दूसरी चीज हम निकालते हैं एफ डी डैश का स्क्वायर। डी डैश का स्क्वायर मतलब डी डैश का स्क्वायर जो होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 पंचे 45, तो 45। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 12, 12 चौको 48, 48। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा तो 18 का 18 पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह क्योंकि 4 मोमेंट्स निकालते हैं तो डी की वैल्यू आप डी का क्यूब निकालते हैं, तो डी का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, 3 3 9, 9 to 27, 27 का 5 से इंटू करेंगे वो -135, क्योंकि 3 का क्यूब निकालने हैं तो माइनस में ही आएगा -27, तो इसलिए माइनस में वैल्यू आ गई। 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8, -8, -8 को 12 से इंटू करेंगे तो 90, -96। 1 का क्यूब निकालेंगे तो -1 क्यूब का हो जाएगा, -1 क्यूब का -1 ही आएगा तो -18। तो ये वैल्यू निकाल लिया आपने। और डी की पावर 4 निकालेंगे मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 3 9 9, सॉरी 3 का 9, 9 3 27, 27 यहाँ आपका हो गया 81, तो 81 आपका हो गया 405 इंटू करके एफ का इंटू, तो मतलब आपका डी का 4 टाइम रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी। सिग्मा एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, सिग्मा एफ डी की डैश की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा एफ डी डैश क्यूब की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा एफ डी डैश 49 की वैल्यू निकाल ली। तो सबका टोटल किया तो दैट इज गॉट टू बी 19, 19 हमें -19 मिला है, 181, -97 और 985 मिल रही है वैल्यूज। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। अगर फर्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। और फिर तो इसमें सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू -19 थी, सिग्मा एफ 100 था,
और इंटू 10 कर दिया तो -1.9। सेकेंड मूवमेंट की बात करेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इंटू 10 का जो भी आई की वैल्यू थी स्क्वायर हो गया। तो हमारी जो सेकेंड मोमेंटम आया वो 180 आया। यू क्यूब का निकालेंगे तो हम क्यूब कर देंगे सिग्मा एफ डी क्यूब अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई का क्यूब। ये जो 10 है दैट इज अ डिफरेंस, जिस 0 to 10 था 10 to 20 था, तो इसको हम मान के चल रहे हैं क्योंकि 10 से ही डिवाइड किया था हमने डी डैश को, तो बस इंटू कर दे रहे हैं हम। तो 10 का क्यूब -970 हो गया। इसी तरह 4 मोमेंटम में आपका 985 के 9,8500 आ गया। तो ये सब हमें मोमेंटम निकल गया, फर्स्ट मोमेंटम सेकंड मोमेंटम डैश में निकल गया। ठीक है, अब तो u1 इन द टर्म ऑफ द फर्स्ट मोमेंटम अबाउट 35। एक्चुअली जो यहाँ पे हम निकालते हैं वो 35 को हमने क्योंकि अप्रॉक्स माना था, इसके भी यहाँ पे निकाला था। जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो म्यू1 की वैल्यू 0 हो जाती है, म्यू2 की वैल्यू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 का स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है, जो हमने लास्ट टाइम में निकाला था इन टर्म ऑफ द मिड वैल्यू, तो वो चीज़ हो गई। और म्यू3 तो एक फॉर्मूला लगा दिया, u3 की वैल्यू u3 डैश 3 ut डैश u1 डैश 2 u1 डैश का क्यूब हो गया। तो इसके बेस पे तो इस तरह के फॉर्मूले आते हैं, म्यू4 क्यूब 6 म्यू2। तो सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमारी निकली हुई हैं, उनको बस पुट करना है। फॉर्मूले हमें याद रहने रखने पड़ते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला हमारा किस तरह यूज हुआ है। जैसे आप देखेंगे म्यू1 को हमेशा हम 0 मानेंगे, मोमेंट फर्स्ट को 0 मानते हैं। तो म्यू2 का जो आपका फॉर्मूला होता है म्यू2 डैश, क्योंकि u2 है तो u2 डैश हम मान लेते हैं u1 स्क्वायर, मतलब u2 से बाद u1 आता है। u2 में हम स्क्वायर नहीं करते, इसमें स्क्वायर करते हैं। अब u3 की बात आएगी तो u3 डैश हो जाएगा, u3 में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 है, तो 3 u2 डैश u1 डैश और लास्ट में 2 आ जाएगा, 2 u1 क्यूब का 1 का डैश। 4 की बात है तो u1 4 हो जाएगा, 4 की बात हो रही है इसलिए 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 म्यू अपॉन म्यू1 स्क्वायर म्यू1 होगा, और फिर 6 म्यू2 का डैश म्यू1 और लास्ट में 3 म्यू1 डैश की पावर 4। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा। तो बीटा वन हमारा जो होता था वो स्क्यूनेस की वैल्यू होती थी। स्क्यूनेस की वैल्यू को अगर बात करते हैं, स्क्यूनेस की अगर बात करेंगे तो म्यू3 अपॉन म्यू3 का स्क्वायर होता है और म्यू2 का क्यूब होता है। तो आपने जो म्यू3 की वैल्यू निकाली वो 47.9822 निकाली, तो उसका स्क्वायर होगा। और म्यू2 की वैल्यू क्या है आपकी 177.39 है, उसका क्यूब निकाला तो जो हमारी वैल्यू आई वो 0.023 है। तो जैसे बीटा वन हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस को डिफाइन करता है, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि दैट इज कर्व नॉट बी अ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है बट वी नॉट आइडेंटिफाई द व्हाट इज द पोजिशन ऑफ दैट एग्जैक्टली व्हाट इज द सीक्वेंस की पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस आराम से आपको पता जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम कोटोसिस की बात करें तो कोटोसिस का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बीटा 2 इजकल टू म्यू4 अपॉन म्यू2 का होल स्क्वायर। तो म्यू4 का वैल्यू 9,8500 था अपॉन 177 का क्यूब निकालने पॉइंट, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 3.313 आ रही है। तो इस तरह से हमें पता है कि जब बी टू की वैल्यू 3 आती है तो दैट इज अ मेसोक्यूरेटिक। अगर बी टू की वैल्यू जरा भी 3 से कम आती है तो प्लेटिक्यूरेटिक होता है, अगर ज़्यादा आती है तो लेप्टोक्यूरेटिक। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है 3.13, तो हमारा ये कर्व जो होता है वो लेप्टोक्यूरेटिक कर्व है। तो इस तरह से हम पूरा कोटोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं और जो कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो कर्व है वो एज कितना पीकनेस है या फ्लैटनेस है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल के टर्म में हम आइडेंटिफाई नहीं करते, पीकनेस और फ्लैटनेस के टर्म में डिफाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं मूवमेंट्स को। मूवमेंट के बिहाफ पे ही हम स्क्यूनेस और कोटोसिस दोनों निकालते हैं। सो गाइज आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, हाउ टू बी कैलकुलेट ऑफ द कुटोसिस, क्योंकि सर्टेन ये जो फिगर्स हैं सर्टेन चीज़ें हैं वो आपके ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। फॉर्मूला एग्जैक्टली यही लगता है, तो इसमें फॉर्मूला जो है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी और आराम से इस चीज़ को सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये हमारा स्क्यूनेस और कोटोसिस का पूरा पार्ट था जिसमें हमने ऑलरेडी चीज़ें जो है स्टडी करी। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, व्हाट इज अ स्क्यूनेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्क्यूनेस, व्हाट इज अ कोटोसिस, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोटोसिस एंड हाउ टू बी डिफाइन अ कोटोसिस एंड स्क्यूनेस थ्रू अ मूवमेंट। ये सब चीज़ें हम अगर बात करते हैं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो होपफुली सब चीज़ें क्लियरली मेंशन होंगी एंड होपफुली दिस इज अ फ्रूटफुल फॉर यू इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी टेक ना प्रोबेबिलिटी। सो अभी जो पूरा आपने जो सेंटर टेंडेंसी पढ़ी है वो एक कंप्लीट हो रही है, और सेंटर टेंडेंसी के बाद हम सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट्स में हमारी स्टडी चलेगी। सो अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं।
जो हमारी है. सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर momentum or all these things. Wait for our next session. It is a thank you so much.